हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ रशिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इजराइल और हिजबुल्ला जो है उनके बीच में, मतलब लेबनान बेस्ड जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच में तो एक सीज फायर डील जो है वो साइन हो चुका है। काफी न्यूज में है, काफी समय से जो है वो आपस में इनस्टेबिलिटीज बहुत ज्यादा थे। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है वो अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप जनवरी से जो है वो अपना पद संभालेंगे एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और उन्होंने कहा था कि वो इस वॉर को एंड कर देंगे, वो यूक्रेन को जो फंडिंग दी जाती थी उसको वो रोक देंगे। नाउ इसी बीच में चर्चा ये भी है, देखिए इस चीज को जिक्र करने के पहले कि यूक्रेन जो है उन्होंने बेसिकली ब्रिटेन बेस्ड जो शैडो है, ठीक है, उसका इन्होंने मतलब रशिया बेस्ड जो कुर्क रीजन है जिसको उन्होंने हथियाया हुआ है फिलहाल के लिए, तो वहां पर उसको उन्होंने स्थापित करा है। साथ ही साथ में यूएस बेस्ड जो उनको ATAWS यानी कि बेसिकली जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है उसका इस्तेमाल यूक्रेन जो है वो कर रहा है, मतलब ब्रिटेन और यूएस से फंडेड वेपन सिस्टम का रशिया के खिलाफ। वहीं रशिया जो है उन्होंने भी इसके रिस्पांस में आपको हम बता दें कि उन्होंने लॉन्च करा एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और ये बहुत बड़ा खबर है, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि ये बहुत बड़ा न्यूज है और इस वजह से आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि रशिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ पे यूपीएससी के एंगल से डिस्कस कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके कंटेक्स्ट में भारत का भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ है जानने के लिए, वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यू न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के साथ में। अब यहाँ पे जो आईकैन का आर्टिकल है, अगर आपको याद होगा तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था साल 2017 में, ठीक है। इस साल किसको दिया गया कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे जो आर्टिकल है ये आप देख रहे हैं कि न्यू रशियन डॉक्ट्रिन इंक्रीजेस पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन्स यूज सिनारियोज। तो जैसा कि आपको पता है कि यूक्रेन ने किस तरीके से रशिया के ऊपर जो है वो मिसाइल्स दागे हैं और उसके बाद में रशिया ने भी रिटालिएशन किया है। लेकिन रशिया ने एक बात कही है कि यूक्रेन का जो समर्थन किया जा रहा है इससे रशिया चुप नहीं बैठेगा, और उन्होंने अब न सिर्फ जो कंट्री उसके ऊपर अटैक कर रहा है बल्कि जो भी कंट्री उसका साथ दे रहा है, यानी यूक्रेन के केस में अगर यूके साथ दे रहा है या यूएसए साथ दे रहा है तो रशिया उनके खिलाफ भी एक्शंस लेगा, या वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल उन कंट्रीज के ऊपर भी कर सकता है, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने मेंशन करा है, ठीक है। तो इस वजह से ऑब्वियस सा बात है अगर रशिया यूक्रेन के साथ साथ यूएसए या यूके को अटैक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर ये वल्नरेबिलिटी पूरे विश्व में बढ़ जाएगा। एक तरफ जहां पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है, वहीं विश्व में हम देखेंगे तो अलग अलग अनसर्टेनिटीज बने हुए हैं, चाहे वो भारत और पाकिस्तान को लेकर के हो, चाहे वो भारत और चाइना को लेकर के हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को लेकर के हो, चाहे वो रशिया और यूएसए के बीच में हम देख रहे हैं। तो व्यापक स्तर पर ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अच्छा, इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं, ये मैप आपके सामने है जहां आप देख रहे हैं किस तरीके से कीव जो राजधानी है यूक्रेन की, ठीक है, वहीं आप रशिया को देख रहे हैं और ये कुछ टेरिटरीज हैं, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेपोरिज़िया, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट भी यहाँ पे है, यूरोप का सबसे बड़ा। खेरसॉन भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्रीमिया जिसको रशिया ने एनेक्स कर लिया था, सी ऑफ अज़ोव, ब्लैक सी। तो ये जो एनेक्सेशन का खेल चल रहा है, ये जो वॉर चल रहा है इन टेरिटरीज के बीच में, इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करा है और प्लेसेस इन न्यूज में ऑलरेडी इस पे सवाल बन चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये वो कुर्स्क रीजन की बात जो हम कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हो किस तरीके से यूक्रेनियन सोल्जर्स जो हैं वो यहाँ पर एंटर कर चुके थे और इसके बाद में रशिया ने भी रिटालिएशन किया है। उसकी राजधानी मॉस्को आप देख रहे हैं, बेलारूस यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो बैकग्राउंड में चल रही हैं और इसी के साथ साथ में कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है नेटो कंट्रीज जो हैं वो प्लान कर रहे हैं कि अटैक करे वो रशिया के ऊपर, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो इसके बारे में भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा देखेंगे। फिलहाल नेटो आप देख सकते हैं कि पूरा नेटो जो है उसमें 31 मेंबर कंट्रीज हैं, ये वो मैप है, ठीक है। आप बाकी कंट्रीज को आराम से देख सकते हैं, यूएसए, कनाडा, बाकी भी आप देख रहे हैं, नॉर्वे वगैरह भी हैं, स्वीडन और फिनलैंड भी जो है वो रिसेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बाल्टिक नेशंस जो एस्टोनिया, लत्विया, लिथुएनिया ये भी शामिल है, पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया, हंगेरी, रोमेनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, टर्की भी यहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस, लग्जमबर्ग जो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री में भी एक आता है, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, यूके, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, डेनमार्क है। तो ये जर्मनी, पोलैंड ये सारे नेशंस हैं। हालांकि बेलारूस, यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर, नेटो में यूक्रेन सदस्य नहीं है। देखिए नेटो जो बनाया गया है
बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको वॉशिंगटन बेसिकली मतलब बेस्ड ये है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अटलांटिक ओशन है इसी के नॉर्थ में जो भी कंट्रीज हैं आप देखिए, तो इन्हीं के बारे में बात करा जा रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 31 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका जो हेडक्वार्टर्स है नेटो का ये ब्रसेल्स में है, ठीक है, ब्रसेल्स जो कि बेल्जियम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बेल्जियम जो है यहाँ पे इसका राजधानी है ब्रसेल्स में। और इसी के साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी ये मेंबर कंट्रीज हैं नेटो के, अगर कोई भी नॉन नेटो मेंबर कंट्री अटैक करते किसी भी मेंबर कंट्री के ऊपर, मान लो कल को टर्की के ऊपर जो है वो पाकिस्तान अटैक कर दे, वाइसी वर्सा बिल्कुल हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज ऐसा ना लगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम एक सिनारियो समझ रहे हैं, तो फिर माना यह जाएगा कि सभी नेटो कंट्रीज के ऊपर जो है वो अटैक हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान नेटो का सदस्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल जो है वहां पे वो मेंशन करा गया है नेटो के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे भी रशिया जो है, ये आप देखिए, यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर, बेलारूस क्योंकि इसका पड़ोसी है तो इस वजह से भी वो नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ब्लैक सी भी आप देख रहे हैं अच्छे से, यहाँ मेडिटेरेनियन सी भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये है, बाकी का मैप आप आराम से देख लीजिएगा। नीचे जो नेशंस हैं ये भी नहीं है, कोसोवो वगैरह, ठीक है, अल्बानिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आप आई होप कि बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, ठीक है। ये आप बहुत आराम से इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ठीक है, फर्दर रिवीजन्स के लिए। नेटो जो है वो काफी चर्चा में रहता है, ठीक है, अटलांटिक चार्टर से जो है बेसिकली इसको बनाया गया है। और यहाँ पे हेडक्वार्टर्स भी हमने देख लिया है और किस तरीके से कलेक्टिव सिक्योरिटी, भारत को कहा गया कि नेटो प्लस मेंबर कंट्रीज का सदस्य बनाया जाए, लेकिन भारत अभी तक डिनाई कर दिया है, क्योंकि भारत किसी भी वेस्टर्न लेड ग्रुपिंग का सिर्फ हिस्सा नहीं बनना चाहता। हम यहाँ बैलेंस ऑफ पावर्स मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बेसिकली क्वाड का सदस्य हैं जिसमें यूएसए है, तो वहीं हम ब्रिक्स का भी सदस्य हैं जहां रशिया और चाइना भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैप है नेटो कंट्रीज का। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम डिस्कस करते हैं, ये देखिए वो तस्वीरें जो हमने मिसाइल्स का बात करा है, ये स्टॉर्म शैडो जो ब्रिटेन के द्वारा दिया गया, ये ATACMS जो बेसिकली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। और स्टॉर्म शैडो, ठीक है, और ये ATA, इसका फुल फॉर्म है आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम। ये तो यूक्रेन ने इस्तेमाल करा रशिया के ऊपर, और ये रशिया ने इस्तेमाल करा और सैनिक करके, ठीक है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और सैनिक, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रीलिम्स में हो सकता है। और सैनिक वाज इन न्यूज, ये क्या है, या स्टॉर्म शैडो वाज इन न्यूज, ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम रुख करते हैं कि फर्क क्या है। सबसे पहले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स का, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब भारत के एंगल से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, वेस्ट के एंगल से जो भी था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब सबसे पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब हम एंटर कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बेसिकली इसका जो पाथ है वो काफी प्रोजेक्टरी है, ठीक है, काफी मतलब प्रोजेक्टरी है। और इसलिए इनको थोड़ा सा लोकेट कर पाना आसान है, ठीक है, इनको लोकेट कर पाना जो है वो आसान है। तो इनका जो पाथ है, क्योंकि ये इजी है तो इसी वजह से थोड़ा इजी है, ठीक है। और यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स का, तो यहाँ पे आप अग्नि सीरीज जो हमारे हैं, या जो अग्नि 1, अग्नि 2, पृथ्वी सीरीज जो है हमारे, ये सारे जो हैं वो आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जबकि हम क्रूज मिसाइल्स की बात कर लेते हैं, तो ये पैराबोलिक पाथ आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा डिविएशंस करते हैं, ठीक है। इनका जो पाथ होगा वो कुछ इस तरीके से डिविएशंस होगा, यानी कि थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर पाना आसान नहीं है। प्रेडिक्शंस के मामले में ये थोड़ा डिफिकल्ट है, प्रेडिक्शंस में थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा इनको लैंड, सी या एयर कहीं से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये बड़े खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है, लैंड हो, सी हो या एयर हो,
इसका हम इस्तेमाल कहीं से भी कर सकते हैं। ये बेसिकली लैंड बेस्ड ही होंगे, सरफेस टू सरफेस हम कह सकते हैं, सरफेस टू एयर हम कह सकते हैं, लेकिन ये लैंड बेस्ड ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। ये इनका इस्तेमाल लैंड, सी या एयर, और इसका इस्तेमाल ब्रह्मोस जो है वो बखूबी कर रहा है भारत और रशिया से मिलकर के। यहाँ तस्वीर भी आपको ब्रह्मोस का ही देखने को मिल रहा है। तो ये है जो क्रूज मिसाइल्स का हिस्सा है, ठीक है। और यूएसए बेस्ड जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम है वो भी क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बैलिस्टिक मिसाइल में और क्रूज मिसाइल में। थोड़ा सा करंट अफेयर्स में और एक पॉइंट था जो हम डिस्कस करना चाहते हैं आप सबके साथ में, कि भारत ने हाल ही में अपना हाइपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है उसको उन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हाइपरसोनिक मतलब कि जो इनका स्पीड होगा ये मैक 5 मतलब साउंड के स्पीड से भी तेज, इतना तेज इनका रफ्तार होगा। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बेसिकली ग्लाइडेड भी होते हैं और क्रूज भी होते हैं, ठीक है। तो ये है हाइपरसोनिक के केस में, और एपीजे अब्दुल कलाम जो व्हीलर पोस्ट है वहां से इसको लॉन्च करा गया है। और भारत जो है वो चुनिंदा देशों में से एक है जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे भारत को फिर से एक एनरिचमेंट मिलता है, क्योंकि हमारे आसपास में जो भी स्टेट्स हैं वो हमें पता है कि किस तरीके से इंस्टेबिलिटीज हो सकता है। पाकिस्तान के साथ हमने वॉर लड़ लिया है, चाइना के साथ में भी वॉर हो चुका है, तो इस वजह से हम इस पर टेक्नोलॉजी पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं, दैट इज भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम आज़ाद भारत की तरफ में चलेंगे। 1947 में हम आज़ाद हो जाते हैं। 1940 से ही होमी जहांगीर भाभा जो हैं तो वो एक हम कह सकते हैं पायनीर हैं, जो हमारे देश में आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा इमेंस कंट्रीब्यूशन जो है वो उनके समय से रहा है, ठीक है। तो 1940s से ही आप देखोगे कि होमी जहांगीर भाभा जो हैं वो इस चीज में काफी मतलब आप कह सकते हो कि इमेंस कंट्रीब्यूशन उनका चालू हो चुका था। और वही यहाँ पे हम डिस्कस कर लिए कि चलो 1940s का वो समय रहा है। आगे चल करके नेहरू जी जो हैं, देखिए जब प्राइम मिनिस्टर बने तो जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हम कह सकते हैं नॉन वायलेंस के सपोर्टर हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो पीसफुल वेपन्स की बात कर रहे हैं, या अभी वो मतलब उस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर के मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चल करके हम देखेंगे कि किस तरीके से 1974 में भारत में आप देखोगे कि इंदिरा गांधी के समय में पोखरण 1 जो है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ये मतलब काफी फेमस हुआ, ठीक है, जो भारत ने सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके दिखाया, ठीक है। 1974 आगे चल करके सैंक्शंस लग गए थे, एनएसजी को बनाया गया, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप भारत को सदस्यता नहीं दी गई और अभी तक नहीं दी गई है, ठीक है, 1974। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो फिर साल 1998 में हम देखेंगे कि किस तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उस वक्त भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन लोगों के इमेंस कंट्रीब्यूशन में, साथ ही साथ में जो अलग अलग हमारे पहले से रहे हैं रिसर्चर्स, ठीक है, तो इन सब के एफर्ट से भारत जो है वो ऑपरेशन शक्ति में, जो पोखरण 2 हम कह रहे हैं, ठीक है, तो ऑपरेशन शक्ति से भारत जो है वो परमानेंट 5 कंट्रीज के अलावा भी भारत वो देश बना जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हासिल हो पाया। तो P5 कंट्रीज में जब हम बात करते हैं, यूएन में जो ये परमानेंट 5 कंट्रीज होते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि यूएसए है, यहाँ पे हमें पता है कि रशिया है, चाइना है, ठीक है। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं, यूके है, फ्रांस है, तो ये कंट्रीज के अलावा भी, ठीक है, ये कंट्रीज के अलावा यहाँ यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो रशिया है, फिर हम देखेंगे तो यूके है, और एक और कंट्री अगर हम देखेंगे तो फ्रांस है। तो इनके अलावा P5 के अलावा भारत भी एक देश बन गया जो बेसिकली आप देखोगे तो उन्होंने भी इनको मतलब दिखाया कि भाई भारत भी सशक्त है। और इसके बाद में चाइना के मदद से पाकिस्तान भी जो है वो इसको मतलब एक्वायर कर लेता है। और आज बहुत सारे कंट्रीज हैं, चाहे नॉर्थ कोरिया की आप बात कर लो, चाहे आप इजराइल की बात कर लो, तो ये वो मेंबर कंट्रीज हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स आज आ चुका है। और धीरे धीरे ये रेस जो है वो आगे बढ़ रहा है, मतलब होना नहीं, अब वो वाइडर होना, आर्म्स रेस में लोग लगे हुए हैं कि किसके पास कितना ज्यादा है, कितना नुकसान हो सकता है, सामने वाले कंट्री को वो मतलब कितना ज्यादा दबा सकते हैं। देखिए यूक्रेन वाले केस से हम एक चीज सीख सकते हैं कि जिस कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा वो कंट्री वल्नरेबल हो जाएगा।
रशिया बहुत आसानी से अटैक कर सकता है। तो इस वजह से न्यूक्लियर एनर्जी, आज जैसे इजराइल और ईरान के केस में देखें तो ईरान लगातार स्टेटमेंट्स देता है कि हमारे पास में न्यूक्लियर एनर्जी है, हमारे पास में न्यूक्लियर एनर्जी है। तो बेशक हो ना हो उस प्रोसेस में लगे जरूर हैं, ठीक है, और कल को हो जाएगा। तो आज जो आसानी से शायद ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाया जा रहा है या ईरान को टारगेट किया जा रहा है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं एक देश को प्रिविलेज दे देता है कि भाई वो सडनली उसको आप नहीं घसीट सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई और बेसिकली ये डिस्कस हम जो कर रहे हैं यहाँ पे अलग अलग वेरियस एंगल्स को भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब नेक्स्ट, ये तो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आगे चल करके किस तरीके से भारत का जो सफ़र रहा है प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से लेते हुए अब भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये भी अलग अलग लेवल पे जो है वो एफर्ट दे रहे हैं कि किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी जो कंट्रीब्यूशन है वो लगातार हमारा जो यूरेनियम और थोरियम जो है ये एनरिचमेंट का हमारा काम चल रहा है। थोरियम भारत में नेचुरली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, केरला वाले रीजन में। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा है। यूरेनियम भारत जो है वो बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। कजाकिस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा है ये कजाकिस्तान में। इवन ऑस्ट्रेलिया में भी आपको देखने को मिल जाएगा, कनाडा में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वो रीजन्स हैं जहाँ से भारत जो है वो लगातार बेहतर करने की कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर अपने एनरिचमेंट को। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं है जितना हमने इसको डिस्कस करा, इसके पीछे बहुत मेहनत रहा है, ठीक है। अब भारत का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इसमें देखिए बहुत सारे चैलेंजेस ये आते हैं कि CTBT की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। इसी के साथ साथ में अगर हम बात कर लेते हैं तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसी के साथ साथ में ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। और बेसिकली अगर हम देखेंगे तो CTBT हो गया कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इंडिया इसका सदस्य नहीं है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ CTBT, सो एज पाकिस्तान, इजराइल, साउथ सूडान ये सारे भी नहीं है, ठीक है। भारत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, इजराइल नहीं है, नॉर्थ कोरिया भी नहीं है और साउथ सूडान भी नहीं है। क्योंकि भारत का ये कहना है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी का मतलब क्या है कि आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका आप इस्तेमाल नहीं करोगे, टेस्ट बैन कर देना। तो भारत ने कहा कि बाकी जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं उनको भी आप बोलिए कि भाई उनके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको वो कंप्लीटली डिसमेंटल करते, खत्म करते हैं। जब किसी के पास में नहीं होगा तो फिर नो न्यूक्लियर वेपन जोन हम बना पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास में है तो फिर वो रखेंगे, बाकी किसी के पास नहीं होगा। तो इस वजह से भारत ने CTBT को साइन नहीं किया है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भी न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो दिया जाता है, एनरिचमेंट करा जाता है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं बन पाया है क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है वो प्रॉब्लम कर देता है, वो वीटो का इस्तेमाल करके चाइना ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि परमानेंट 5 में चाइना है, परमानेंट 5 में बाकी चारों कंट्रीज भारत का सदस्यता का समर्थन करते हैं NSG में, लेकिन चाइना जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ब्लॉक कर देता है कि भारत को सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। NSG के बारे में जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिसआर्मामेंट के बारे में बात होता है, ठीक है, यहाँ पे डिसआर्मामेंट के बारे में बात होता है, यहाँ पे पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात होता है, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और इसी के अलावा बेसिकली अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल जो है वो मतलब डिसआर्मामेंट की मतलब सभी देश जो है वो उसको कम कर सके न्यूक्लियर वेपन से मतलब। और इसके बाद ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अगेन भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है क्योंकि अगेन ये बायस्ड है कि भाई जिसके पास है सिर्फ वही, जिसके पास नहीं है वो मतलब नहीं जनरेट करेंगे, नहीं डेवलप करेंगे। तो इंडिया इसका भी सदस्य नहीं है, ठीक है। हम डिसआर्मामेंट के हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट उसके हम हैं, लेकिन वो बेसिकली भारत ये जरूर कहता है कि हाँ मतलब
ये चीजें हम सिर्फ जो बना रहे हैं वो सिविलियन पर्पस के लिए कि किस तरीके से हम इसे, तो इंडिया इसका है, ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, ठीक है, लेकिन बाकी जो है वहाँ भारत हिस्सा नहीं है, ठीक है। आपको ये चीजें अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पे देखिए कोलकाता में हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, वीआईपी रोड में और हजरा रोड में। तो अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी 2026 या 27 का, तो आप कविश आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही आपको होलिस्टिक तैयारी कराई जाएगी ताकि आप अपने ड्रीम आईएएस आईपीएस तक पहुंच सकें विथ राइट स्ट्रैटेजी और गाइडेंस के साथ में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक के सफर में, ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन आप डिटेल चेक कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करा है, देखिए अब इसके अलावा भी कुछ हम पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे भारत जो है वो सदस्य है MTCR का, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का, और NPT बेसिकली भारत ने उसको भी साइन नहीं किया है, ठीक है। NPT जो अगेन उसका भी वही है, NPT का भी सिग्नेटरी भारत नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, भारत इसका भी सदस्य नहीं है NPT का, ठीक है। और यहाँ पे भी वही है कि जो हमने NSG वाले केस में देखा, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, डिसआर्मामेंट, ठीक है, और ये आइडियोलॉजीज पे NPT भी है। अब MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, भारत इसका सदस्य है। किस तरीके से जो भी लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज है मिसाइल्स, उसके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, तो यहाँ पे मतलब केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में बात किया गया है। कोविड जैसे को हम बायोलॉजिकल वेपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रेगुलेट करने की बात करी गई है, MTCR ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वासेनार अरेंजमेंट। तो वासेनार अरेंजमेंट में भी भारत हिस्सा है, लेकिन NSG का हम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर है आपको। अच्छा, इसके अलावा भारत का जो प्रिंसिपल है दैट इज नो फर्स्ट यूज, ये भारत का प्रिंसिपल ही यही है। भारत के अलावा चाइना है जिनका ये प्रिंसिपल है P5 नेशंस में। नो फर्स्ट यूज का मतलब है कि जब तक कोई मेंबर कंट्री न्यूक्लियर वेपन के साथ हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, तब तक हम खुद एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने के साथ साथ में हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इवन मान लो जो कंट्री अटैक करती है उसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तब भी भारत रेयरेस्ट ऑफ एयर केस में इस्तेमाल कर सकता है, वरना भारत उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो भारत शुरू से यूज करता आया है, नो फर्स्ट यूज का, कि रीजनल स्टेबिलिटी हो सके, पीसफुल रह सके एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ में इस टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ सकें, ये समाज के कल्याण के लिए हो, ना कि विनाशकारी हो, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कई बार ये भी कहा जाता है कि भारत को जो है वो अपने इस पॉलिसी से नो फर्स्ट यूज के शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो लगातार एग्रेसिव होते जा रहे हैं, ये भी इस रेस में बने हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको ये समझना है कि टाइम एंड अगेन भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ में, जो कि विश्व एक हमारी फैमिली जैसी है वहाँ, और एक ग्लोबल लीडर ऑफ द साउथ की बात हम कर रहे हैं, तो इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और हमारी डिप्लोमेसी जो है वो इन चीज़ों को समझती है कि कहाँ कब ज़रूरत है। हालांकि ये जो न्यूक्लियर लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं वो दो लेवल पे डिवाइडेड हैं। पॉलिटिकल लेवल पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, और एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होंगे अजीत डोभाल साहब हमारे केस में, तो ये इसको हेड करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये कुछ तस्वीरें हैं जिन्होंने बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है भारत के ही इस जर्नी को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सैक्रिफाइसेस के बाद हुआ है, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। और इस वजह से भारत आज बहुत कैपेबल देश है, तो उसको और कैपेबल बनाने के लिए हम जो यंगस्टर्स हैं वो और मेहनत करें, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें और बेहतर इस भारत देश के विकास में हम योगदान दे सकें, जिस तरीके से हमारे अभी तक के एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने मेहनत किया है इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को लेकर के।
और आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। टाइम एंड अगेन ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, तो इसीलिए हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और इसके बियॉन्ड आपसे सवाल पूछे जाने की चांसेस काफ़ी कम है। तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा और फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। फर्दर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैनल पर आएंगे जो हम इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो से आपको कितना इन्फॉर्मेशन मिला आप कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।